तो जैसा कि आप लोग पता ही होगा कि समर सीजन के जितने भी एनिमेज थे वो एंड हो ही चुके हैं और समर सीजन के कौन से एनिमे को कौन सा अवार्ड मिला है, अगर आप लोगों को ये जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर वॉच करना है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने समर सीजन के कुछ स्पेशल एनिमे अवार्ड्स के बारे में। और हाँ, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने इस चीज को मेंशन किया था, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें कि समर सीजन के अंदर कौन से एनिमे को कौन सा अवार्ड मिला है। जैसे हम लोग बात करें आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन एनिमे के बारे में, जिसने सपोर्टिंग गर्ल ऑफ द सीजन, वॉइस कास्ट ऑफ द सीजन और इसी के साथ यहाँ पे आलिया और कुजे को शिप और कपल ऑफ द सीजन का भी अवार्ड मिला है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने ओशिनोको के बारे में, तो ओशिनोको के अंदर सपोर्टिंग बॉय ऑफ द सीजन और इसके साथ ही में मिस्ट्री सस्पेंस ऑफ द सीजन एनिमे जो बना है वो है अपना ओशिनोको का सीजन 2। और इतना ही नहीं, अभी और भी एनिमेज ने अलग अलग कैटेगरी जीती है। जैसे अगर आप लोगों ने विक्टोरिया वांडेन स्वॉर्ड का एनिमे देख रखा है तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को भी काफी सारी कैटेगरी में जीत हासिल मिली, जैसे एनिमेशन ऑफ द सीजन और इसके साथ ही में एक्शन ऑफ द सीजन और इसके साथ ही में फैंटेसी ऑफ द सीजन जो एनिमे बना है वो है अपना विक्टोरिया वांडेन स्वॉर्ड। बट स्टिल यहाँ पे लिस्ट खत्म नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जो आता है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, जिसको अगर आप लोगों ने समर सीजन के अंदर देखा था तो मैं बता दूं कि इस एनिमे को कॉमेडी ऑफ द सीजन और इसके अलावा एडवेंचर ऑफ द सीजन एनिमे का टाइटल मिला है। लेकिन इसके अलावा कुछ उन एनिमेज के बारे में बात कर ले जिन्होंने सिर्फ सिंगल कैटेगरी में जीत हासिल की है। जैसे यहाँ पे सूडो हेरम के एनिमे को रोमांस ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला और इसके अलावा नियर ऑटोमेटा एनिमे जो काफी सही एनिमे था समर सीजन के अंदर, इसको यहाँ पे साइंस फिक्शन ऑफ द सीजन एनिमे मिला। और इसके अलावा कोड गियास रोजे ऑफ द रिकैप्चर ओरिजिनल एनिमे ऑफ द सीजन बना और इसके अलावा फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट का जो एनिमे वो बना वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ द सीजन एनिमे। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने बेस्ट मेल कैरेक्टर के बारे में जो बना है अपना टू मेनी लूजिंग हीरोइन से काजुही को। और इसके अलावा समर सीजन के बेस्ट फीमेल कैरेक्टर बारे में बात करें जो बनी है अपनी आना यानामी। और हाँ, जो मेरी फेवरेट मोटी वाइफू थी जिसकी कैलोरीज को मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे काउंट करते रहता था, तो वो बेस्ट फीमेल कैरेक्टर बन चुकी है, जिसको देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और इतना ही नहीं, टू मेनी लूजिंग हीरोइन यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन कैटेगरी के अंदर भी जीत चुका है। अब हालांकि टू मेनी लूजिंग हीरोइन एनिमे ने 3 कैटेगरी में जीत हासिल कर ली, लेकिन इसके अलावा लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसने यहाँ पे अकेले ही काफी सारी कैटेगरी जीती। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेज विथ माई स्टेप सिस्टर एनिमे के बारे में, जिसका नाम काफी ज्यादा वियर्ड है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इस एनिमे को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो यहाँ पे वो डायलॉग इस एनिमे के ऊपर भी सही बैठता है, क्योंकि जैसा आप लोगों को इस एनिमे का नाम सुनने में लगता है वैसा टाइप का ये एनिमे है नहीं। और ये चीज यहाँ पे इस एनिमे ने प्रूव भी कर दी है, क्योंकि इस एनिमे को मल्टीपल कैटेगरी में जीत हासिल मिली, जैसे यहाँ पे बेस्ट एडेप्टेशन ऑफ द सीजन और इसके अलावा ड्रामा ऑफ द सीजन और इसके अलावा स्लाइस ऑफ लाइफ ऑफ द सीजन और इसी के साथ स्टोरी टेलिंग ऑफ द सीजन और इसके अलावा साउंड ट्रैक ऑफ द सीजन कैटेगरी जो बना है वो अपना डेज विथ माई स्टेप सिस्टर है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पे डेज विथ माई स्टेप सिस्टर यहाँ पे बेस्ट एनिमे ऑफ द सीजन ही बन चुका है। और हाँ, काफी सारे लोग ये चीज सुन के शॉक हो गए होंगे और देखकर अच्छा लगा कि समर सीजन का बेस्ट एनिमे बन गया। लेकिन आप लोग इस चीज से एग्री करते हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी साथ में समर सीजन एनिमे अवार्ड्स तो बस यही तक थे। अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे बात करें ड्रैगन बॉल के बारे में, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो ड्रैगन बॉल का मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड था, यानी एपिसोड 109 और 110, तो यहाँ पे उन दोनों एपिसोड को प्रीमियर हुए अब 7 साल हो चुके हैं। और आज से करीब 7 साल पहले ही एनिमे हिस्ट्री का हम लोगों को रियल इंटरनेट ब्रेक देखने मिला था। अब हालांकि ड्रैगन बॉल की लेगेसी तो कंटिन्यू होते रहेगी, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लेजेंड्स इस बीच में हमें छोड़ के जा भी रहे। जैसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी के जो इंग्लिश नरेटर थे Goku and Vegeta lock horns in the battle of the century. Next time on Dragon Ball Z. जो थे डॉक हैरी, तो सैडली वो अब हमें छोड़ के जा चुके हैं। और हाँ, 76 के एज में ही हमें छोड़ के चल बसे, जिसके लिए ज्यादा ज्यादा मैं बस रेस्ट इन पीस ही बोल सकता हूँ। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। और इसी के साथ यहाँ पे जैसा कि मैशली की सीजन 2 की ओपनिंग जिसने यहाँ पे काफी ज्यादा धूम मचाया था, एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मैशली की सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग के आने के बाद काफी सारे लोगों ने कहा था कि इसकी सीजन 2 की जो ओपनिंग सॉन्ग है वो यहाँ पे 2024 की बेस्ट एनिमे ऑफ द ओपनिंग बननी चाहिए। लेकिन अब इस बीच में आ चुके हैं अपने डान डान और ब्लीच वाले, क्योंकि अब इनके फैंडम के बीच में डिबेट चल रहा है कि किसको एनिमे ओपनिंग ऑफ द ईयर बनना चाहिए, जहाँ पे ब्लीच और मैशले की लेटेस्ट ओपनिंग सॉन्ग और साथ में डान डान की ओपनिंग सॉन्ग, यहाँ पे आपके हिसाब से किसको एनिमे ओपनिंग ऑफ द ईयर मिलना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब हालांकि जो भी जीते, यहाँ पे मैं बस ये जानता हूँ कि जो क्रीपी नट्स है वो यहाँ पे हमेशा किसी भी एनिमे की ओपनिंग सॉन्ग को अच्छे तरीके से कुक करते हैं, इसलिए मैशले और डान डान एनिमे से कोई भी एक ओपनिंग सॉन्ग जीत सकती है। अब हालांकि ये तो कुछ छोटी मोटी चीजें चल गई जो फैंडम के बीच में चलती रहती है, लेकिन हम लोग बात करें कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो आता है अपने रोरोइन किंशिन के एग्जीबिशन को लेकर। क्योंकि अगर आप लोग को इस अपडेट के बारे में पता नहीं तो बता दूं कि रोरोइन किंशिन की मांगा सीरीज को अब आए हुए 30 साल हो चुके हैं और अब रोरोइन किंशिन के 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जापान के अंदर एग्जीबिशन होने
वाला है इस चीज को लेकर, जो अक्टूबर 2024 में होगा। और इस इवेंट के अंदर बेसिकली इस सीरीज के बहुत सारे ओरिजिनल आर्ट को फीचर किया जाएगा, जहां पे इसी के साथ 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारे मांगास अपने अपने स्टाइल में रोरोइन किंशन को ड्रॉ करेंगे। और अब एग्जैक्टली इसी चीज को लेकर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है, जहां पे रोरोइन किंशन के जो क्रिएटर है जिनका नाम है नोबुहिरो वात्सुकी, तो अगर आप लोग इनके इंसिडेंट के बारे में अभी तक नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल क्रिएटर नहीं है। यहाँ पे ये एक्चुअली में एक ऐसे मांगाका है जिनके ऊपर काफी ज्यादा ही खतरनाक इंसिडेंट हो चुका है। और वो इंसिडेंट ये है कि जो अपने रोरोइन किंशन के जो ऑथर है उनके पास यहाँ पे 100 DVD मिली चाइल्ड। और हाँ, बेसिकली आप लोग इनको एक पेडोफाइल समझ सकते हो। और अभी इसी इंसिडेंट के बाद यहाँ पे अब जो इनकी इज्जत है वो एनिमे कम्युनिटी में आप लोग समझ ही लो कि कितनी ज्यादा होगी। लेकिन इसी को लेकर जो रोरोइन किंशन का एग्जीबिशन होने वाला है जापान के अंदर, उसको यहाँ पे फैंडम कह रहे हैं कि ये जैपनीज डीडी पार्टी है। और हाँ, फैंडम को कोई और नाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसका नाम जैपनीज डीडी पार्टी रख दिया, जहाँ पे लिटरली काफी सारे मांगाकास आने वाले हैं, जैसे वन पीस के ऑथर, जुजुत्सु काइसेन के ऑथर, MHA के ऑथर, जोजोस बिज़ार एडवेंचर के ऑथर, और इसके साथ ही में स्लैम डंक, वेगाबॉन्ड, डेथ नोट, और इसके अलावा ब्लैक क्लोवर और हंटर के भी ऑथर आएंगे। और भी काफी सारे बड़े बड़े मांगाकास इस एग्जीबिशन के अंदर आने वाले, जिसको लेकर ही अब इन एनिमेस के फैंडम काफी ज्यादा नाराज है कि उन्हें इस चीज में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से इंसान जैसा भी हो, बट यहाँ पे आर्टवर्क को सपोर्ट करने के लिए हर मांगाका को जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 30 साल की मेहनत है उसको यहाँ पे बस रिस्पेक्ट देने के लिए तो जा ही सकते हैं। अब हालांकि इन सब चीजों के बारे में और मैं बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए अब नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल न्यूज के बारे में बात करें, जो आता है ब्लीच और वन पीस को लेकर। और ये वाला जो टॉपिक है ये भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि आप लोग याद होगा कि ब्लीच 1000 और ब्लड वॉर का जो पार्ट 3 का एपिसोड 1 अभी आया था, तो पिछले वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि इसको IMDb के ऊपर 9.7 की रेटिंग मिली थी। लेकिन अब जो इस एपिसोड की रेटिंग है वो IMDb के ऊपर घट के 9.2 हो चुकी है, और एक झटके में इसकी इतनी रेटिंग कम हो गई। तो अब यहाँ पे फैन सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसी को लेकर अब बात छिड़ चुकी है कि यहाँ पे जो हमारे वन पीस फैंस है उन्होंने ब्लीच 1000 और ब्लड वॉर के पार्ट 3 के एपिसोड 1 को डाउनवोट किया है, और इसी वजह से ब्लीच की रेटिंग इतनी ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर अब मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे क्या वन पीस फैंस ने ये अकेले किया है, या फिर और भी इसके अंदर एनिमे फैंडम्स का हाथ हो सकता है। क्योंकि देखो, मैंने तो ये भी सुना है कि वन पीस का जो लेटेस्ट एपिसोड आया था उसको भी डाउनवोट किया गया था। और मेरे हिसाब से ब्लीच जो इतना ज्यादा टॉप पे अभी आया है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंडम खुश नहीं होंगे इससे। यहाँ पे काफी सारे एनिमे फैंडम्स हो सकते हैं जो ये काम करते रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को भी ज्यादा ना छेड़ते हुए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने डांडाडान एनिमे के बारे में। तो यहाँ पे डांडाडान एनिमे का जो सेकंड एपिसोड होने वाला है उसको लेकर हम लोगों को कुछ प्रीव्यू इमेजेस देखने मिल चुके हैं, और अब इसके प्रीव्यू को देखने के बाद हम लोग इतना समझ सकते हैं कि इसकी एनिमेशन यहाँ पे काफी ज्यादा सही होगी। और ऊपर से यहाँ पे इस एपिसोड के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर आप लोगों को सुपर क्रेजी एडवेंचर तो देखने मिलेगा ही, बट इसी के साथ में इस एपिसोड के अंदर हमारे बैडेस ओकारून की भी एंट्री होगी। और यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को इस एपिसोड को देखने के बाद पता चल जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बारे में, जो आता है अपना नेटफ्लिक्स। और अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई न्यू एनिमे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक न्यू एनिमे मूवी जरूर आई है, और ये है अपनी द बॉय एंड द हीरोइन मूवी, जो अब ग्लोबली तौर पे नेटफ्लिक्स के ऊपर जैपनीज और इंग्लिश डब के साथ स्ट्रीम हो रही है। और हाँ, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि आप लोग एक्सपेक्टेशन मत रखो, वैसी चीजें हुई। यहाँ पे इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने हिंदी डब नहीं किया, लेकिन स्टिल आप लोग इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने इस मूवी को हिंदी सबटाइटल दिया है। तो कम से कम आप लोग इस मूवी को हिंदी सबटाइटल में देखकर एंजॉय कर सकते हो। और इसके साथ ही में हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में बात करें, जो अपनी स्टूडियो मापा की एक एनिमे मूवी है, और इसका नाम है द रोज डे ऑफ वर्साइल, जो हमारे एक न्यू एनिमे मूवी है, जिसका कल हम लोगों को एक ट्रेलर देखने मिला। और इस ट्रेलर के साथ यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी हम लोगों को 31 जनवरी को देखने मिलेगी। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बारे में बात करें, जो आता है अपना क्रंचीरोल, जिसके ऊपर कुछ एनिमेस आए भी हैं और कुछ नहीं भी, जैसे नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स का जो 7वां सीजन है वो अब हमारे क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और आप लोग चाहो तो इसके एपिसोड 1 को क्रंचीरोल के ऊपर देख सकते हो। साथ में अगर आप लोग इसके सीजन 7 को फॉलो कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि इस सीजन यहाँ पे इसके अंदर 13 एपिसोड्स होंगे, जहाँ पे जो इसका 13वां एपिसोड होगा वो एक स्पेशल एपिसोड होगा, जो हाँ आप लोग देखो और एंजॉय करो। और कुछ उन एनिमेस के बारे में बात कर ले जो क्रंचीरोल के ऊपर आए तो है, बट इंडिया के अंदर नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और पेडोफाइल एनिमे बारे में, जिसका नाम है इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब इस एनिमे की अनाउंसमेंट हुई थी तो इसकी हाइप काफी ज्यादा ही थी, और इतनी ज्यादा हाइप देखने के बाद हम लोगों को लगा था कि ये एनिमे हमें क्रंचीरोल पर इंडिया के अंदर देखने मिलेगा। बट बुरी न्यूज ये है कि इस एनिमे को क्रंचीरोल वाले इंडिया के अंदर नहीं लाने वाले, जो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि क्रंचीरोल वाले इस एनिमे को नहीं ला रहे। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि क्रंचीरोल वाले एक और एनिमे को इंडिया के अंदर नहीं लाने वाले, और ये एनिमे तो लिटरली फॉल 2024 के टॉप 10 मोस्ट
मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे की लिस्ट में भी था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ याकुजा फियांसे एनिमे के बारे में, जिसका एपिसोड 1 अभी क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल है, बट सैडली ये इंडिया के लिए नहीं है। ये एनिमे सिर्फ क्रंचीरोल ने बाहर की कंट्रीज के लिए लाया है। और यहाँ पे मैं आप लोग को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो यहाँ पे ये एनिमे एक्चुअली में काफी सही है। मतलब सबसे पहले तो इसके आर्ट स्टाइल के बारे में बात करें जो काफी ज्यादा यूनिक लगा मुझे, और इसके साथ में इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में आप लोग बताऊं तो बेसिकली जैसे इसका नाम है याकुजा फियांसे, तो यहाँ पे ये हम लोग को याकुजा की लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, जिसमें से एक याकुजा की जो ग्रैंड डॉटर है उसको यहाँ पे दूसरे राइवल याकुजा गैंग के ग्रैंडसन से शादी करने के लिए भेजा जाता है। और अब इसी के बाद इस एनिमे के अंदर आगे क्या होगा वो आप लोग खुद देखकर पता लगा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग ज्यादा चीजें बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो ज्यादा चीजें बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि स्पॉइलर दे दिया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस एनिमे के एपिसोड 1 को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग कहीं पर भी बोर नहीं होगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक रोमांस एनिमे तो है ही, बट साथ ही में एक्शन एनिमे भी है। मतलब अगर आप लोग रोमांस एनिमे के फैन हो या फिर अगर आप लोग को एक्शन एनिमे पसंद है तो आप लोग इस एनिमे को बेशक चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोग को मैनिपुलेशन वाली सीरीज पसंद है जिसके अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशन हो तो स्टिल आप लोग इस सीरीज को देख सकते हो। तो आप लोग चाहो तो इस एनिमे को क्रंचीरोल के ऊपर इंडिया में तो नहीं देख सकते हो, बट हाँ जुगाड़ करके आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 देख लिया है तो आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हो, क्योंकि जहां तक मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को 8.6 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस एनिमे ने मुझे बोर नहीं किया, इसलिए मैं इसको इतनी रेटिंग दे रहा हूँ। और अब इसके अलावा जितने भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने लगभग बात कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ डब एनिमेस को लेकर, जैसे शिनचैन की एक ब्रांड न्यू मूवी सोनी वाले लाने वाले जो है शिनचैन की 27th मूवी, जिसका नाम है डेंजरस हनीमून द लॉस्ट डैडी। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये फिल्म 12 अक्टूबर को संडे के दिन दोपहर के 1 बजे सोनी के ऊपर देखने मिलेगी। और जैसा इस मूवी का नाम है वैसा आप लोगों को ये मूवी टीवी पर देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके नाम को सोनी ने सेंसर कर दिया है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आप लोग इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ में हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में जो आता है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 2। तो काफी टाइम से आप लोग पूछ रहे हो कि इसके सीजन 2 का हिंदी डब हम लोग कब तक देखने मिलेगा, तो इसी को लेकर यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इसको लेकर बेसिकली अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे लिटरली इसके हिंदी डब को लेकर म्यूज इंडिया की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि इसका सीजन 2 हम लोग को कब तक हिंदी डब में देखने मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो इसका सीजन 2 होगा वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ ही हिंदी डब में देखने मिलेगा। और नेक्स्ट मंथ ये यूट्यूब के ऊपर आप लोग देखने मिलेगा या नहीं मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि म्यूज वाले इसके सीजन 2 के हिंदी डब को कोई OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे, और अगर देखने को नहीं मिला तो आप लोग ज्यादा नाराज मत होना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो, जैसे कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग एनिमे न्यूज के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।